Hello students, so we are going to move ahead in the chapter biomolecules and today we are going to discuss about the enzymes. ठीक है, सो आज एंजाइम्स की बात करेंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में वी डिड टॉक अबाउट आरएनए, डीएनए, इन सब चीजों की बात हो चुकी है. अभी एंजाइम्स की बात करते हैं. ठीक है, सो एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड बकनर. एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड बकनर. ठीक है, एंजाइम की जो डिस्कवरी की गई थी दैट वाज डन बाय एडवर्ड बकनर एंड द डिस्कवरी वाज थ्रू सेरेंडिपिटी. ओके, बाय चांस. सो एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय चांस. एंजाइम्स डिस्कवर्ड बाय चांस या फिर थ्रू सेरेंडिपिटी आप बोल सकते हो. चांस इज सेरेंडिपिटी. क्लियर है? तो एंजाइम्स की डिस्कवरी की गई थी बाय एडवर्ड बकनर एंड द डिस्कवरी वाज बाय चांस. एंजाइम डिस्कवर्ड बाय चांस इसलिए कहा जाता है that discovered through serendipity. ठीक है, now Kuhn was the guy ठीक है, Kuhn was the guy who coined the term. Kuhn coined the term enzymes. Okay, in the year 1978, Kuhn coined the term enzyme. यहां पे एंजाइम का मतलब होता है, अगर मैं एंजाइम को ब्रेक करूं, एनजाइम. ठीक है, तो यहां पे एंजाइम स्टैंड्स फॉर इन यीस्ट. इन यीस्ट. इन यीस्ट. समझ में आ गया? ठीक है, सो क्यून वॉज द पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म एंजाइम. ओके, इन ईस्ट. ओके, इसलिए इन ईस्ट से उसने नाम रखा एंजाइम. ठीक है, सो जो एंजाइम डिस्कवर किए गए थे दैट वाज थ्रू सेरेंडिपिटी बाय चांस. ओके, एंड इट वाज डन बाय एडवर्ड बकनर. फिर देयर वाज अनदर साइंटिस्ट दैट इज जेम्स समनर. He mentioned that enzymes are proteinaceous. James Sumner. Okay, James Sumner mentioned that enzymes are proteinaceous. क्या है? एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, जेम्स समनर ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? तो उसने ये मेंशन किया कि जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीनेशियस होते हैं एंड ही एक्सट्रैक्टेड एन एंजाइम नोन एज यूरिएज फ्रॉम द प्लांट नोन एज द कैनावेलिया प्लांट्स. extracted urease enzyme from Cannavelia plants. Okay, from Cannavelia, which is known as the jack beans. They are termed as jack beans. ठीक है, सो जेम्स समनर का क्या कंट्रीब्यूशन है कि उसने बोला था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं. क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं.
and he also extracted an enzyme known as urease, okay, from the Cannabilia plant, जिसे normally Jacob beans कहा जाता है. Done? ठीक है. Now there was another guy known as Christian Hansen. Christian Hansen, and he extracted, इसने भी एक एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था. He extracted ficin enzyme from the ficus plants. He extracted ficin enzyme from ficus plants. ठीक है. सो क्रिस्टिन एंसन ने क्या डिस्कवर किया? उसने एक्सट्रैक्ट किया फिसिन नाम का एंजाइम फ्रॉम दी फाइकस प्लांट्स. ठीक है. एंजाइम का नाम क्या था? फिसिन. ठीक है. इट वर्क्स लाइक रेनिन. इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि फिसिन वर्क्स लाइक रेनिन. रेनिन क्या करता है? रेनिन कोगुलेट्स मिल्क प्रोटीन. ठीक है. तो फिसिन भी क्या करता था? कोगुलेट करता था मिल्क प्रोटीन को. तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं. फिसिन functions as रेनिन. रेनिन पता है ना आपको? बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है. मिल्क को कोगुलेट करने का काम में आता है. सो फिसिन फंक्शंस एज रेनिन. तो काम क्या करता था? फिसिन कोएगुलेट्स मिल्क प्रोटीन. क्या करता था? मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट करता था. मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन. केसीन इज द नेम ऑफ मिल्क प्रोटीन. तो इसे कोगुलेट करने का काम करता था फिसिन. ठीक है. तो इनिशियली क्या होता था? रेनिन का यूज डेयरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता था. तो जो काफ होते थे, गाय का बच्चा होता था, उसको मार के उसके अंदर से रेनिन को निकाला जाता था. बट जब ऑल्टरनेट मिला फिसिन नाम का फ्रॉम द फाइकस प्लांट, तब से काफ को मारना बंद कर दिया. समझ में आ रहा? सो रेनिन वॉज वाइडली यूज. ठीक है. मैं यहां पे लिख देता हूं. सो जेम्स समनर ने प्रोटीनेशियस बोला था और यूरेस नाम का एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था जैक बीन्स के अंदर से. क्रिस्टिन हांसन ने एक्सट्रैक्ट किया फिसिन नाम का एंजाइम फ्रॉम फाइकस प्लांट्स. ठीक है. फिसिन फंक्शंस एज रेनिन. फिसिन कोगुलेट्स मिल्क प्रोटीन known as casein. ठीक है. सो रेनिन वॉज वाइडली यूज्ड इन द डेयरी इंडस्ट्री. यहां पे लिख देते हैं रेनिन वॉज वाइडली यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री. ठीक है. एंड वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम calf by killing them. ठीक है. रेनिन डेयरी इंडस्ट्री में चीज प्रोडक्शन के लिए, काफी सारे अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता था. ओके. बाय किलिंग द calf. सो जब फिसिन पता चला, ऑल्टरनेट पता चला कि यार ये भी सेम रेनिन के जैसे काम कर रहा है, तो फिर काफ किलिंग बंद कर दी. ठीक है. इसको याद रखना है. ठीक है. तो फिसिन सर्व्ड एज एन ऑल्टरनेट ऑफ रेनिन. फिसिन served as alternate for renin, and thus गाय का बच्चा calf killing was ended for extraction of renin. ठीक है. समझ में आया?
रेनिन का दूसरा एक इंपॉर्टेंस अगर देखें तो रेनिन इज ऑल्सो यूज टू किल इंटेस्टिनल वॉर्म्स, ठीक है, और उसको एज अ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ट्रीट करने में भी रेनिन को यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, किल वॉर्म्स, इंटेस्टिनल वॉर्म्स, तो दूसरे कौन से काम में आ रहा है, फॉर डाइजेशन प्रॉब्लम्स। तो ये दो काम में भी रेनिन को यूज या फिर फिसिन को यूज किया जाता है। रेनिन नहीं, फिसिन आप बोलेंगे, फिसिन को यूज किया जाता है, ठीक है, सिंपल एंड इजी। सो मैंने क्रिस्टिन हैंसन की बात कर ली यहाँ पे, फाइकस, फिशिंग की इंपॉर्टेंस देखी आपने, किल इंटेस्टिनल वॉर्म्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे मैंने बोला डेयरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है। देन देयर इज, वीडियो पॉज करके आप डिटेल्स लिख लो। देन देयर आर 3 other scientists. They discovered a very interesting thing which is known as the biological seizure. ये 3 बंदों ने एक इंटरेस्टिंग चीज ढूंढी जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल सीजर। द नेम्स आर आर्बर, स्मिथ एंड नथन। आर्बर, स्मिथ एंड नथन, ओके। इन्हें क्या डिस्कवर किया? दे डिस्कवर्ड a group of or a class of enzymes known as discovered restriction endonuclease enzyme, ठीक है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग एंजाइम क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम इट सर्व्स एज अ बायोलॉजिकल सीजर। ये क्या काम करता है? इट सर्व्स एज बायोलॉजिकल सीजर, ठीक है। ये बायोलॉजिकल सीजर्स का काम करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल सीजर मतलब क्या? तो इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जब आपको कोई डीएनए को कट करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये डीएनए की स्ट्रैंड है, दिस इज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो जब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करोगे तो ये एंजाइम क्या करेगा? ये डीएनए को कट कर देगा सेंटर में से, ये डीएनए को कट कर देगा सेंटर में से। तो आप देख सकते हो कि क्या काम कर रहा है। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं, cuts the DNA strand from center या फिर from middle। एक और आता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? डीएनए को यहां साइड में से कट करता है, इट कट्स द डीएनए फ्रॉम द साइड्स, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी ऑफ कटिंग द डीएनए, इट हैज अ वाइड यूज। Restriction enzyme is widely used in the field of जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। समझ में आ गया? तो काफी सारे यूज है, मैंने एक यूज बताया कि डीएनए को कट करने के काम में आता है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काफी सारी बार आपको डीएनए को कट करना पड़ता है, तो उस काम में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में आता है। सो दे आर डिस्कवर्ड बाय आर्बर, स्मिथ एंड नथन, ठीक है। अब बायोलॉजिकल की जगह आप मॉलिक्यूलर सीजर भी बोल सकते हो, ठीक है। नाउ
जो एंजाइम्स है उनको किस तरीके से नामकरण, उनका नामकरण किस तरीके से करेगा, नोमेनक्लेचर, हाउ डू यू नेम देम, हाउ डू यू डिफाइन देम, हाउ डू यू classify them. So there's one scientist, Duclux. So if I talk about nomenclature of enzyme, ठीक है, अगर एंजाइम के नामकरण की बात करते हैं तो there's a scientist known as Duclux. ठीक है, what did he mention is, what did Duclux mention is, he stated that we should apply this, there should be application of ASE behind the enzyme, applying suffix after the enzyme. ठीक है, तो कौन सा सफिक्स उसने यूज करने को बोला, तो उसने बोला सफिक्स लगाएंगे ASE. कौन सा सफिक्स, ASE. ठीक है, जैसे कि अगर सुक्रोज है और सुक्रोज को कोई एंजाइम डाइजेस्ट कर रहा है तो क्या कर देंगे, सुक्रोज के पीछे लगा देंगे ASE, तो क्या बन गया, सुक्रेज बन गया. सो दिस आइडिया वाज गिवन बाय ड्यूक्लॉक्स. ओके, तो उसने बोला सुक्रोज के पीछे सफिक्स लगा देंगे, सफिक्स इज ASE. ठीक है, तो ये क्या हो गया, सुक्रेज हो गया. फॉर एग्जांपल अगर लाइपेज है तो पीछे लगा देंगे ASE, दैट इज लाइपेज हो गया. सो दिस आइडिया वाज गिवन बाय ड्यूक्लॉक्स, दैट इज अप्लाइंग अ सफिक्स, applying a suffix after the enzyme. ठीक है, after the enzyme नहीं, to the enzyme. ठीक है, to the enzyme. ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल लिख लिया, सुक्रोज, सुक्रेज, लाइपेज. लाइपेज को लाइपेज डाइजेस्ट नहीं करेगा, यहां पे होना चाहिए लिपिड्स. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, दूसरी बात जो थी, दैट इज इट कैन, द एंजाइम्स कैन ऑल्सो बी नेम्ड after the source from where they are extracted. Enzymes can be named from the source where they are extracted. Named after the source, not from the source. Named after the source from where they are extracted. जैसे कि एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, तो जैसे कि फाइकस से अगर एक्सट्रैक्ट किया तो अपने नाम रख दिया फाइसीन. पपाया से एक्सट्रैक्ट किया तो नाम रख दिया पेपेन. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं, फाइकस से अगर एक्सट्रैक्ट किया तो नाम क्या रख दिया, फाइसीन. और अगर पपाया से एक्सट्रैक्ट किया तो नाम क्या रख दिया, पैपेन. ठीक है, अगर पाइनएप्पल से एक्सट्रैक्ट किया तो वी टर्म इट एज ब्रोमेलियन. जगह नहीं मेरे पास, मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं. पाइनएप्पल से अगर एक्सट्रैक्ट किया
सो वी टर्म इट एज ब्रोमेलियन. ठीक है. ब्रोमेलियन. ठीक है. अब ब्रोमेलियन, पाइनएप्पल में तो ब्रोमेलियन कहीं हैं, जैसे यहाँ पे फाइकस था तो फिसिन आया, पपाया था तो पपेन आया. तो पाइनएप्पल में तो ब्रोमेलियन कहीं है नहीं. तो ब्रोमेलियन इज एक्चुअली जो पाइनएप्पल की फैमिली है ब्रोमेलेसी, ओके, वहां पे है. पाइनएप्पल की जो फैमिली है ब्रोमेलेसी, उसके ऊपर से नाम दिया गया है ब्रोमेलियन. ठीक है. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. जो पेपेन है, ओके, तो पेपेन की अगर बात करते हैं तो पेपेन काफी ज्यादा यूजफुल है, काफी सारे प्रोसेस में यूज में आता है. बट मैं एक प्रोसेस बताता हूं, दैट इज इट इज यूज्ड इन ट्यूमर ट्रीटमेंट. मैं यहां पे लिखता हूं, इट इज यूज्ड इन ट्यूमर ट्रीटमेंट. एक इसका यूज है, इट इज यूज फॉर ट्यूमर ट्रीटमेंट. ठीक है. ब्रोमेलियन की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रोमेलियन के भी काफी सारे यूजेस हैं. बट वन ऑफ द यूज इफ आई से इज दैट इज इंप्रूव डाइजेशन में हेल्प करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रीटिंग साइनसेस. इट हेल्प्स टू इंप्रूव डाइजेशन एज वेल एज ट्रीट साइनस. साइनस के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है ब्रोमेलियन को. काफी सारे यूजेस है ब्रोमेलियन के, बट मैंने 2 यूजेस दिखाया आपको. ठीक है. फिर यहां पे एक और बात बोली कि यार एंजाइम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन भी आप नाम दे सकते हो. ये तो एंजाइम्स कैन बी नेम्ड आफ्टर द सोर्स. Enzymes can be named after the source from where they are extracted. ये एक बात होगी. दूसरी बात ये हो गई, named on the basis of function. उनको फंक्शन के बेसिस पे भी नाम दे सकते हैं. जैसे कि अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है एंजाइम, तो वी कैन टर्म इट एज ऑक्सीडेज एंजाइम. और अगर कोई चीज को रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो वी कैन टर्म दैट एंजाइम एज रिडक्टेज. समझ में आ रही बात? तो फंक्शन के बेसिस पे भी एंजाइम्स को वी कैन नेम. सो अगर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है तो वी कैन टर्म दैट एंजाइम एज ऑक्सीडेज. और अगर रिड्यूसिंग एंजाइम है तो अपन नाम दे सकते हैं रिडक्टेज. ठीक है. समझ में आ गया? तो यहां पे क्या था, ऑन द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट जिस पे काम कर रहा है. तो अगर सुक्रोज पे काम कर रहा है तो सुक्रेज ले लिया, लिपिड पे काम कर रहा है तो लाइपेज ले लिया. ठीक है. अगर जहां से आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, एंजाइम्स कैन बी नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम वेयर दे आर एक्सट्रैक्टेड. तो अगर फाइकस से एक्सट्रैक्ट किया है तो वी कैन टर्म इट एज फाइसिन. अगर पपाया से एक्सट्रैक्ट किया है तो वी कैन टर्म इट एज पेपेन. पेपेन की एक मैंने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताई कि इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर. ठीक है. पाइनएप्पल में से अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वी टर्म इट एज ब्रोमेलियन. ओके. ब्रोमेलियन नाम कहां से आया, तो पपाया जिस फैमिली को बिलोंग करता है ब्रोमेलेसी, वहां से नाम आया. और इसकी भी मैंने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि डाइजेशन इंप्रूव करने के काम में आता है और साइनस के ट्रीटमेंट के काम में आता है. ठीक है. और फंक्शन के बेसिस पर अगर नाम देना हो, फंक्शन के बेसिस पे अगर मुझे नाम देना हो, तो अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो अपन बोलेंगे ऑक्सीडेज एंजाइम. और अगर रिड्यूस कर रहा है तो विल टर्म इट एज रिडक्टेज एंजाइम. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द कैटेगरीज. नाउ pause the video, copy down the details. Now the International Union of Biochemistry has classified enzymes into 6 classes. International Union of Biochemistry, IUB,
IUB. ठीक है, so the International Union of Biochemistry has classified enzymes into 6 classes. Classified enzymes into 6 क्लास. ठीक है, 6 क्लास में एंजाइम्स को क्लासिफाई किया है एंड ईच एंजाइम इज गिवन अ एंजाइम कमीशन नंबर एंड ईच एंजाइम इज गिवन ECNO. ECNO, that is enzyme commission number. Enzyme commission number. ECO-NO is enzyme commission number. ठीक है, to all the enzyme. जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, आई टेक अ नंबर दैट इज 2711. ये नंबर एक दे रखा है एंजाइम को, तो यहां पे 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 रिप्रेजेंट करेगा उसके क्लास को. इट रिप्रेजेंट्स द क्लास. 7 रिप्रेजेंट्स द सब क्लास. ठीक है, 1 represents सब डिविजन. आप क्लासिफिकेशन पढ़ो ना लोअर स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, तो यहां पे क्या हो रहा है? एंजाइम का क्लासिफिकेशन हो रहा है. तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लास को. 7 किसको? सब क्लास को. 1 किसको? सब डिविजन को. और जो लास्ट में 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा रिएक्शन कैटलाइज्ड. रिएक्शन, कितने रिएक्शन में ये कैटलाइजेशन इफेक्ट देगा? रिएक्शन कैटलाइज्ड. ठीक है, समझ में आया? सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, दैट इज IUB, उसने क्या किया? एंजाइम्स को, क्लासिफाइड एंजाइम्स इनटू 6 क्लास. ओके, 6 क्लासेस में उसने क्लासिफाई कर दिया इनटू 6 क्लासेस. ईच एंजाइम, और एक और बात चीज के लिए उन्होंने कि ईच एंजाइम इज गिवन अ एंजाइम कमीशन नंबर दैट इज रिटन एज ECNO. तो जैसे मैंने एक एंजाइम कमीशन नंबर लिखा है यहाँ पे 2711, जहां पे 2 रिप्रेजेंट करता है उस एंजाइम के क्लास को, 1 रिप्रेजेंट करता है उसके सब क्लास को, 7 रिप्रेजेंट करता है उसके सब क्लास को, 1 रिप्रेजेंट करता है उसके सब डिविजन को, और लास्ट वाला 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसके रिएक्शन, कितने रिएक्शन वो कैटलाइज करता है उसको. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द क्लासेस ऑफ एंजाइम. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम. 6 क्लासेस है, तो मैं फर्स्ट क्लास की बात करता हूं. क्लास 1. So if I talk about the class 1 enzyme, ठीक है, तो क्लास 1 एंजाइम जो होते हैं, those are termed as oxidoreductase enzyme. They are termed as oxidoreductase enzyme. क्लास 1 एंजाइम्स आर टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं, रिडक्शन भी कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, there are 2 substrates A and B. ठीक है, 2 सबस्ट्रेट्स है. तो अगर मैं ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम करूंगा तो यहां पे क्या होगा? The end product is going to be A2 plus and B3 plus. तो जो एंड प्रोडक्ट बनेगा यहां पे, दैट इज गोइंग टू बी, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन. ए जो है यहां से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम. सो दिस बिकम्स A3 प्लस. ठीक है, एंड B3
2+। ठीक है, पहले A2+ था, इसने क्या किया, इसने गेन किया, सो इट बिकम्स A3+ एंड दिस बिकम्स B2+। तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है। तो इसकी थ्योरी पोर्शन क्या लिखेंगे, सो इट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। इट catalyze, okay, it catalyze transfer of electrons और प्रोटॉन्स भी है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। ठीक है, ये आप याद रखना है आपको। सो क्लास 1 एंजाइम में कौन आते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम्स आते हैं, जो क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट। यहां एक सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट्स हैं यहां पे, तो यहां पे क्या हुआ, इसके पास आ गया, एक दूसरे सबस्ट्रेट के पास आ गया इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का। सो इसी के नाम से दे आर टर्म्ड एज द ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम एंड दे आर अंडर द क्लास 1। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल्स लूं तो एग्जांपल्स आर कैटलेज, है, फिर पेरोक्सीडेज है, फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, एंजाइम्स के नाम लिख रहा हूं मैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है, एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थोड़े एग्जांपल्स है क्लास 1 ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम के। सो वी हैव कैटलेज, वी हैव पेरोक्सीडेज, cytochrome oxidase, succinate dehydrogenase and alcohol dehydrogenase नाम के एंजाइम्स। ठीक है, तो कभी भी फ्रॉम द कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आपको पूछा जाए अगर ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम क्या करता है, तो आप बोल सकते हो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अनदर सबस्ट्रेट। और इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए है, कैटलेज है, पेरोक्सीडेज है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, सो अब चलते क्लास 2 के पास। क्लास 2 वाले एंजाइम्स कौन से होते हैं, वीडियो पॉज करके आप डिटेलिंग लिख लेना। सो इफ आई टॉक अबाउट द क्लास 2 एंजाइम्स, सो द क्लास 2 एंजाइम्स, की अगर बात करते हैं तो दे आर टर्म्ड एज ट्रांसफरेजेस। एंजाइम्स आर टर्म्ड एज ट्रांसफरेजेस। नाम से ही आपको पता चल रहा है ट्रांसफरेजेस मतलब ट्रांसफर करने का कुछ काम करेगा। तो लेट्स से दो सबस्ट्रेट लेते हैं, ए, इसके पास एक फंक्शनल ग्रुप है X, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप है X, और ये सबस्ट्रेट के पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अगर मैं ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम यहां पे यूज करूंगा तो ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम क्या करेगा, इस फंक्शनल ग्रुप को ए से हटा के दे देगा बी को। सो ए प्लस फंक्शनल ग्रुप किसके पास आ गया, बी के पास आ गया। बी के पास नहीं था, अभी बी के पास आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि जो ट्रांसफरेसिस एंजाइम क्या करते हैं, सो दे कैटलाइज transfer of functional group, from one substrate to another सबस्ट्रेट, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। सो इट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप
फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू दी अनदर सबस्ट्रेट। यहां पे एग्जांपल में आपने देख रखा है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल लेते तो मैं एक नाम लिखता हूं ट्रांस एमिनेस, ट्रांस एमिनेज एंजाइम, ठीक है। अब आपको नाम से पता चला है कि ट्रांस एमिनेज एंजाइम क्या ट्रांसफर करेगा, सो इट ट्रांसफर्स द अमीनो ग्रुप। क्या ट्रांसफर करता है, इट ट्रांसफर्स अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू दी अनदर सबस्ट्रेट, याद रखना है। और दूसरा एक नाम लिखता हूं ट्रांसकीटोलेज, ट्रांसकीटोलेज। तो ट्रांसकीटोलेज क्या करता है, तो ट्रांसकीटोलेज ट्रांसफर करता है कीटोन फंक्शनल ग्रुप को, इट ट्रांसफर्स द कीटोन फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गया। सो क्लास 2 के एंजाइम्स को ट्रांसफरेसेस कहा जाता है और उनका काम क्या होता है, वो एक फंक्शनल ग्रुप को एक सबस्ट्रेट से लेते हैं और उसको प्लेस करते हैं दूसरे सबस्ट्रेट के पास। लिखा है कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है। सो ट्रांसएमिनेज इज अ ट्रांसफरेज एंजाइम जिसका काम है अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अनदर सबस्ट्रेट, एंड ट्रांसकीटोलेज इज अ ट्रांसफरेज एंजाइम जिसका काम है कीटोन ग्रुप को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू द अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये क्लास 2 का एंजाइम है ट्रांसफरेज। इसका एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, इसको इसके सब क्लास में एक और एंजाइम आता है जिसे कहा जाता है काइनेस। और एक काइनेस एंजाइम का काम होता है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ट्रांसफरेज एंजाइम का सब क्लास में लेता हूं एंजाइम का, दैट इज नोन एज काइनेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दी सब क्लास ऑफ ट्रांसफरेज एंजाइम। Subclass of transferase is enzyme। एक एग्जांपल लेता हूं, इंटरेस्टिंग है, काफी बार आप आगे इन एंजाइम का नाम पढ़ोगे इसलिए मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। सो ट्रांसफरेज जो क्लास है उसका एक सब क्लास एंजाइम है विच इज टर्म्ड एज काइनेस। कौन सा एंजाइम है, काइनेस। और काइनेस क्या करता है, ट्रांसफर करता है या फिर ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप, ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर सबस्ट्रेट, ठीक है। समझ। सो अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे ग्लूकोज है और ग्लूकोज पे मैंने एटीपी ऐड किया, ठीक है। ग्लूकोज पे अगर मैंने एटीपी ऐड किया तो इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम काइनेस, यहां पे मैं स्पेसिफिक नाम लिखता हूं हेक्सोकाइनेस। क्या नाम लिखूंगा, हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सोकाइनेस के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस एटीपी जो है, एटीपी क्या करेगा, एटीपी का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो आ जाएगा ग्लूकोज के 6 कार्बन पे। कहां पे आ जाएगा, ग्लूकोज के 6 कार्बन पे, और ग्लूकोज बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। 6 फॉस्फेट का मतलब ये नहीं है कि उसके पास 6 फॉस्फेट है। 6 फॉस्फेट का मतलब ये है कि उसके छठे कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। सो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या मतलब होता है। सो फॉस्फेट ग्रुप is attached to 6th carbon. To this 6th carbon. It does not mean that it contains 6 phosphate. It means that the phosphate group is attached to this 6th carbon. ठीक है? So transferases जो क्लास 2 एंजाइम्स है उसका एक सब क्लास मैंने आपको बताया। सब क्लास कौन सा, काइनेस बताया। काइनेस स्पेसिफिक क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है
एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे जो एटीपी के पास फॉस्फेट था, वो फॉस्फेट किसके पास आ गया? ग्लूकोज के पास आ गया। किसके पास आ गया? ग्लूकोज के पास आ गया, और ग्लूकोज के 6th कार्बन पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने नाम कह दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, सो दिस वाज ट्रांसफरेजेस क्लास 2। क्लास 3 देखते हैं। So we'll talk about class 3. Class 3 enzymes are termed as hydrolases. एक और आते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी आप बोलते हो। So class 3 enzymes that are termed as hydrolases. ठीक है, या फिर हाइड्रोलाइटिक कैटेगरी के जो एंजाइम्स होते हैं वो भी क्लास 3 में आते हैं। अब हाइड्रो से आपको पता चलता है कि यार पानी से कुछ काम होगा यहाँ पे, तो यस, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट होगा, कैटलाइजेस द स्प्लिटिंग ऑफ द सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ वाटर। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सुक्रोज को पानी के साथ अगर आप ऐड करते हो तो ये वाटर क्या करेगा? सुक्रोज को स्प्लिट कर देगा इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। किसमें स्प्लिट कर दिया? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में से स्प्लिट कर दिया। अगर आप माल्टोज लेते हो और माल्टोज में आप वाटर ऐड करते हो तो वाटर क्या करेगा? माल्टोज को स्प्लिट कर देगा। दो मॉलिक्यूल्स में, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो एंजाइम यहां पे यूज होगा दैट इज बट ऑब्वियसली सुक्रेस, सुक्रेस एंजाइम, और यहां पे माल्टेस। तो जो सुक्रेस एंड माल्टेस है ये कौन सा एंजाइम होगा? हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स हो गए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? सुक्रोज को वाटर की मदद से, माल्टोज को वाटर की मदद से स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इट कैटलाइजेस, क्लास 3 एंजाइम्स कैटलाइज द सबस्ट्रेट catalyze the splitting of substrate, catalyze the splitting of substrate with the help of water, with the help of water। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यार ये क्लास 3 की कैटेगरी में कौन से एंजाइम्स आते हैं? तो आप बोल सकते हो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जैसे कि मैंने सुक्रेस लिखा है, मैंने माल्टेज लिखा है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए। ठीक है, सो क्लास 3 में कौन आता है? हाइड्रोलेसेस या फिर हाइड्रोलाइटिक टाइप ऑफ एंजाइम्स, जो पानी की मदद से कैटलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की मदद से उसको स्प्लिट कर दी। ठीक है, सो क्लास 3 में पहुंचे, 3 और क्लासेस बाकी। सो क्लास 4 की मैं बात करता हूं। वीडियो को पॉज करके डिटेल्स कॉपी कर लेना। सो क्लास 4 की बात करते हैं, तो क्लास 4 में आते हैं लाइसिस एंजाइम्स। कौन सा आते हैं? लाइसिस, जिसे डेस्मोलाइसिस भी कहा जाता है। सो क्लास 4 में जो एंजाइम्स आते हैं दैट टर्म्ड एज लाइसिस, इन्हें डेस्मोलाइसिस भी कहा जाता है। जो मैंने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में बात करी या हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करी, आल्सो टर्म्ड एज डेस्मोलेस। ठीक है, दे आल्सो टर्म्ड एज डेस्मोलाइसिस। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या हाइड्रोलाइसिस एंजाइम में क्या हो रहा था कि सबस्ट्रेट को स्प्लिट किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे विदाउट द हेल्प ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट को स्प्लिट किया जाएगा।
ठीक है, जैसे कि लेट्स से देयर इज अ सबस्ट्रेट, देयर आर टू सबस्ट्रेट्स और एक के साथ अटैच्ड है, कोई अटैचमेंट है x और यहाँ पे अटैचमेंट है y, ठीक है। तो लाइसिस क्या करेंगे, ये बॉन्ड्स को तोड़ देंगे, इन बॉन्ड्स को तोड़ देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, A और B के बीच में डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे, प्लस एक्स वाई दोनों साथ में आ जाएगा, तो एक्स और वाई के बीच में भी क्या हो जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, लाइसिस या डेस्मोलाइसिस क्या कर रहे हैं, कैटलाइज कर रहे हैं सबस्ट्रेट को, ओके, विदाउट यूजिंग दी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लिखेंगे कैटलाइज स्प्लिटिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट, स्प्लिट कर दिया ना सबस्ट्रेट, इसको तोड़ दिया, इसका वाई निकाल दिया, इसका एक्स निकाल दिया, इसका वाई निकाल दिया, सो लिखेंगे कैटलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ सबस्ट्रेट, catalyze the splitting of substrate without using water. Okay, so catalyze the splitting of substrate without using water. उल्टा अपोजिट हो गया, हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की तरह उल्टा ही। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ये सबस्ट्रेट था, इसको स्प्लिट कर दिया, इसका वाई निकाल दिया अलग से, तो ए अकेला हो गया, और बी का भी वाई निकाल दिया, तो बी भी यहाँ पे अकेला हो गया, तो ए और बी दोनों क्या हो गए, साथ में आ गए। ठीक है, सो दोज आर क्लास 4 एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज लाइसिस या फिर डेस्मोलाइसिस। ठीक है, अब देखते हैं क्लास 5 एंजाइम्स। ठीक है, सो क्लास 4 देख लेते हैं, उससे पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। क्लास 4 के वी हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, देन वी हैव aldolase, ठीक है, एंड वन मोर इज सिट्रेट सिंथेटिक्स, सिट्रेट ठीक है। सो दिस आर 3 enzymes I have mentioned which belong to the class 4 which are termed as lysis or desmolases, जो क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं सबस्ट्रेट की विदाउट यूजिंग वाटर। ठीक है, याद रखना आपको। सो अब बात करते हैं क्लास 5 की। सो क्लास 5 में आते हैं एंजाइम which are termed as isomerases। क्या करते हैं, आइसोमर्स आपको बताइए। सो क्लास 5 के एंजाइम्स को कहा जाता है आइसोमरेजेस। क्लास 5 आर टर्म्ड एज आइसोमरेजेस। क्या काम करेगा आइसोमरेजेस, तो अपन देखते हैं एग्जांपल। तो अगर आइसोमरेजेस एंजाइम को यूज किया जाता है तो आइसोमरेजेस आइसोमर्स बनाते हैं। जैसे अगर आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर आइसोमरेज एंजाइम यूज करोगे तो ग्लूकोज का आइसोमर बनेगा। ग्लूकोज का आइसोमर कौन है, फ्रुक्टोज है। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं जैसे कि वी हैव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर बनाया जाएगा। ठीक है, और आइसोमर का नाम क्या है, दैट इज फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। सो वी वुड गेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहां पे ग्लूकोज का आइसोमर बना है। क्या बना है, ग्लूकोज का आइसोमर बना है। तो कभी भी आइसोमर बनेगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एंजाइम जो है वो कौन सा टाइप का एंजाइम है, क्लास 5 आइसोमरेज टाइप का एंजाइम। ठीक है, यहां पे मैं स्पेसिफिक एंजाइम लिख देता हूं, दैट इज गोइंग टू बी द फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। ठीक है, तो क्या लिखेगा आइसोमरेज के बारे में, तो कैटलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट, कैटलाइज रीअरेंजमेंट ऑफ
सबस्ट्रेट। ठीक है, सो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। सो कैटलाइज द रीअरेंजमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था तो उसको रीअरेंज सी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है अगर आपको पता हो तो। ठीक है, सो दोनों का अरेंजमेंट चेंज कर दिया और बना दिया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आउट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज फॉस्फेट होता है, दिस इज aldolase sugar, aldose sugar, this is aldose sugar, and fructose 6 phosphate is a ketose sugar. ठीक है, simple and easy. Okay, so now comes the last class, that is the 6th class, and we term that class as ligases. We term that class as ligases. The last class, 6 क्लास की बात हुई थी by the International Union of Biochemistry. So class 6. ठीक है, तो क्लास 6 का क्या काम है? इट कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ एटीपी. It catalyze formation of bonds by using ATP. By using ATP. ठीक है, सो क्लास 6 के एंजाइम जो होते हैं, दे catalyze the formation of bonds by using ATP and they are termed as, नाम लिखा नहीं मैंने, they are termed as ligases. इनका नाम क्या है? ligases. ठीक है, सो क्लास 6 में आते हैं ligases, जो क्या करते हैं? कैटलाइज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बाय यूजिंग एटीपी. जैसे कि यहाँ पे देखिए, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं, या फिर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं. तो इन एंजाइम्स को कहा जाता है ligases. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि डीएनए लाइगेज है. क्या है? डीएनए लाइगेज है. सो डीएनए लाइगेज जो नाम का एंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. एंड द वर्क इज, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं, डीएनए लाइगेज फॉर्म्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स. अभी आप लोग को पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं. मतलब डीएनए बनने वाला जो प्रोसेस है, जहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, उस प्रोसेस में डीएनए लाइगेज काम करेगा. ठीक है, क्या करेगा? दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. क्लियर है? देन आई टॉक अबाउट अनदर एंजाइम, दैट इज पेप्को. Phosphoenol pyruvate carboxylase. It's an enzyme. ठीक है, ये एंजाइम क्या काम करेगा? दिस आर फाउंड इन द प्लांट्स. और ये CO2 से बाइंड करने का काम कराएगा. किसको? पेप को. ठीक है, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ पेप, दैट इज फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, विच इज अ सबस्ट्रेट. और उसको CO2 के साथ बाइंड करवाएगा, जिसका रिजल्ट होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ phosphoenol pyruvate, in presence of
प्लस CO2 दोनों चीजों को बाइंड करने में हेल्प करेगा। इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो मैंने अभी यहां पे बताया फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम। ठीक है, और क्या बनेगा, बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, विच इज टर्म्ड एज OAA, OAA। ठीक है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ केल्विन साइकिल। किसका पार्ट है? जब आप 12th स्टैंडर्ड में फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो उसके अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आएगा। सो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज अ पार्ट ऑफ केल्विन साइकिल विच इज अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, so we'll talk about oxaloacetic acid in details in the 12th standard। ठीक है, तो अभी इसकी बात करने की जरूरत नहीं, अभी खाली आपको इतना पता होना चाहिए कि केल्विन साइकिल में एक सबस्ट्रेट फॉर्म होता है विच इज टर्म्ड एज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो मैंने डीएनए लाइगेज बता दिया जो क्या कर रहा है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्डिंग कर रहा है। मैंने फॉस्फोपाइरुवेट कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम बता दिया जो क्या कर रहा है, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट जो सबस्ट्रेट है और CO2 उसको बाइंड करने का काम कर रहा है और बना रहा है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ठीक है, and they belong to the category of class 6 ligases enzyme। ठीक है, एक और मैं नाम लिख देता हूं, रुबिस्को। ठीक है, सो रुबिस्को की अगर मैं बात करूं तो रुबिस्को इज द वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट एंजाइम एंड इट इज ऑल्सो अ ligases enzyme। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो रुबिस्को की अगर बात करते हैं दैट इज रिबुलोज बिसफॉस्फेट, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और इस एंजाइम को आप टर्म दे सकते हो एज द वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट एंजाइम आप इसे नाम दे सकते हो, या फिर वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। आप प्रोटीन का भी इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, सो दे बिलोंग टू द क्लास 6 लाइगेसेस। ठीक है, सो रुबिस्को मैंने बता दिया, पेप्को मैंने बता दिया, डीएनए लाइगेज मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये जितने भी क्लासेस ऑफ एंजाइम्स आपको याद रखने, नॉट ओनली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप कोई भी बोर्ड एग्जाम की आप बात करोगे तो उसमें भी वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वी हैव डिस्कस द क्लास 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, सिंपल एंड इजी। ओके, सो आपको याद रखना है, आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो नाम याद रखने के लिए। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि आपका क्लास 1 जो था, ओके, क्लास 1 में जो आपने एंजाइम यूज करे थे दोज वर टर्म्ड एज ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम। ठीक है, क्लास 2 में जो आपने एंजाइम यूज करे थे दोज वर टर्म्ड एज द ट्रांसफरेसेस एंजाइम, जिसका आपने एक सब क्लास देखा था काइनेस। ठीक है, फिर आपने क्लास 3 में जो एंजाइम्स की बात करी थी दोज वर टर्म्ड एज हाइड्रोलेज एंजाइम और द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसमें मैंने आपको मेंशन किया कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक या हाइड्रोलेसिस एंजाइम होते हैं। क्लास 4 में जो आपने एंजाइम्स की बात करी दोज वर लाइजेस या फिर डेस्मोलेसिस, जो बिना पानी की मदद से वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, क्लास 5 में जो मैंने एंजाइम्स की बात करी दोज वर टर्म्ड एज आइसोमरेजेस, जो क्या बनाता है, आइसोमर बनाते हैं। ओके, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में अगर मैं आइसोमेरेसिस एंजाइम यूज करूंगा तो वो ग्लूकोज का क्या बना देगा, आइसोमर बना देगा, दैट इज फ्रुक्टोज बना देगा। और क्लास 6 में आपने बात करी लाइगेसेस एंजाइम की, जो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, जिसका एक एग्जांपल आपने देखा डीएनए लाइगेज देखा, आपने रुबिस्को देखा,
आपने पेप को देखा, ठीक है। सो द क्लासिफिकेशंस ऑफ एंजाइम्स बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको हर एक एग्जाम्पल याद रखना है, हर एक क्लास का एंजाइम आपको याद रखना है, क्योंकि ये काफी आपको काम आएगा, ठीक है। सो आई कीप दिस मच फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द डिटेल्स रिगार्डिंग द टॉपिक, ठीक है। चलो बाय बाय।